अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम अपना जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का, वो है सेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है। सो हम अपना टॉपिक आज के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है, आप सेल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है सेल क्या है? सेल हमारे बॉडी का बिल्डिंग यूनिट है। ठीक है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो किस चीज़ से बनी है? सेल से बनी है। तो हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेल है क्या। ठीक है, सेल जो है ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये है कि हम अगर एक लिविंग थिंग की बात करें, ठीक है, तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, यानी उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है, वो किस चीज से बनी है? वो सेल से बनी है। ठीक है, तो इसीलिए वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गया सेल का। अब फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसकी बात करें, उसकी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा है, ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, जैसे कि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना, ऑक्सीजन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से निकलना, ये ठीक है। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है, जितनी भी डाइजेशन हो रही है उससे आने वाली चीज़ें, तो जितना भी हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है जिस जिस काम को, वो सब क्या है? वो सब सेल के थ्रू हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेल जो है वो लिविंग थिंग का एक यूनिट है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, इसके बाद क्या है? जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी सांस लेने वाली चीजें हैं, वो सब किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें वो। इसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास, वो सब किस चीज से बने हैं? सेल से बने हैं। सेल्स जो है, ये सेल्स की बात करें, ये बहुत ज़्यादा, अगर इसके साइज़ की बात करें हम, तो ये बहुत छोटे होते हैं अपने साइज़ में। इसकी वजह से क्या है, हम इन्हें देख नहीं सकते। अगर हमें इसे स्टडी करना है, हमें इसे ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो हमारे लिए जो लाजमी चीज़ है वो क्या है? हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। हम माइक्रोस्कोप के बगैर सेल को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो सो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही सेल को देख सकते हैं। ठीक है। सो अच्छा, सेल, हम सेल कह रहे हैं, सेल है क्या बेसिकली? सेल का नाम क्यों, इसका नाम सेल क्यों है? ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया था सेल को, ठीक है, तो सेल किस तरह का दिखा था? सेल को जब ऑब्जर्व किया गया तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक सेल, यानी सेल चैम्बर्स की तरह था। ठीक है, बहुत, सेल का मतलब होता है जेल। ठीक है, तो ऐसे जेल की तरह उसमें चैम्बर्स बने थे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसे सेल का नाम दे दिया। अगर हम सेल को ऑब्जर्व करें तो वो हमें किस तरह दिखते हैं? वो हमें चैम्बर्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, हम सेल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है सेल का, तो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चलेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, पहले क्या आता है, फिर क्या आता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ जाती है? सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल की एक मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पर, तो ये क्या है? ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है। इसने क्या किया? सेल को कवर किया है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं कौन सा हिस्सा है? बाहर का हिस्सा पूरा, जिसने अंदर की तमाम चीजों को कवर किया है। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक बिल्कुल थिन लेयर है, एक पतली सी लेयर है जिसने पूरे सेल को कवर किया है, पूरे सेल के सराउंड पे होती है। ठीक है, पूरे सेल को सराउंड करती है ये। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल जो है वो स्पेसिफिक चीज, यानी
सारी चीजों को नहीं, बिल्कुल वो चीजें जो सेल के लिए जरूरी है या उसका साइज इतना है कि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये हर चीज को नहीं बल्कि सेलेक्टिव चीजों को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर जाए या सेल से बाहर निकले। ठीक है, तो ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल का काम क्या है? सेल का काम है कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले काम क्या है कि ये सेल को सराउंड करता है और सेल सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अंदर के जितने ऑर्गेनील्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करता है कि ये सेल के अंदर जा सके और बाहर आ सके। अब ये स्पेसिफिक चीजों को क्यों अलाउ कर रहे हैं? मेन क्वेश्चन ये है हमारे पास। ठीक है, क्यों सारी चीजें अंदर नहीं जा सकती? तो इसका आंसर ये कि सेल मेम्ब्रेन की साइज, चीजों की साइज की वजह से। जैसे कि हम अगर अपने प्रोटीन इन सब की बात करें, ये सेल में जाते हैं। ये किस तरह जाते हैं? जब हम कोई खाना खाते हैं, हमारा फूड कहाँ जाता है? सबसे पहले फूड जाता है डाइजेशन के प्रोसेस में। कहाँ जाता है? डाइजेशन के प्रोसेस में। अब डाइजेशन के प्रोसेस में ये क्यों जा रहा है? हमारा फूड जो है, आपको पता है, वो 6 चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, वो 6 चीजें कौन कौन सी है पहले भी मैं बता चुका हूँ। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड या फैट्स, और इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स और वाटर। तो ये 6 चीजों से मिलके हमारा फूड बनता है। ठीक है, अब इनमें 3 चीजें जो होती है वो अपने बहुत लार्ज साइज में होती है, और 3 चीजें जो होती है वो अपने बिल्कुल स्मॉल साइज में होती है। ठीक है, अब जो ये 3 अपने बड़े साइज में होती है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये अपने साइज में बड़े होते हैं, तो इसके लिए डाइजेशन होती है। जब तक ये अगर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में सेल में जाएगा, एंटर करेगा सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, तो अब क्या होगा कि उसकी साइज उनका इतना बड़ा होगा कि वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसकी डाइजेशन होती है और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और वो जब अपने स्मॉल यानी लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। तो ये काम किसका है? ये काम सेल मेम्ब्रेन का है कि वो चीजों को, स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करे। ठीक है, हर चीज को अलाउ नहीं करे, जो चीज साइज में बड़ी है उसे बाहर ही रोक दे। सो ये था सेल मेम्ब्रेन का काम। अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हम अंदर आ जाते हैं सेल के। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म। क्या दिखेगा हमें? साइटोप्लाज्म। आप जैसे इस डायग्राम में देखें, आपको ये ब्लू ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, जितना भी है ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। और तमाम चीजें जितनी भी सेल के अंदर है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेकंड चीज हमारे पास आती है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है क्लास, तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? इसका आंसर कोई मुझे बताएगा कि साइटोप्लाज्म है क्या? ओके, सो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस, एक गाढ़ा सा या एक जेली की तरह का एक लिक्विड वाला सब्सटेंस होता है जो कि पूरे सेल के अंदर फिल हुआ है। ठीक है, पूरा सेल क्या है? साइटोप्लाज्म से फिल हुआ होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ऑर्गेनील्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनील्स। ठीक है, इसके अलावा जितने भी काम होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इस जैसे कि प्रोटीन कहाँ बनता है? पहले वो डीएनए में उसका प्रोसेस होता है और फिर वो साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनील्स हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितने भी वेस्ट गैसेस होते हैं ना, वो या वेस्ट मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसने तमाम ऑर्गेनील्स को एक जगह पर रखा है। ठीक है, उनकी फिक्स पोजीशन में। इसके अलावा अगर जिनको मूवमेंट की जरूरत होती है, ये उन्हें मूव करवाती है। ठीक है, तो ये था साइटोप्लाज्म। अब हम आते हैं वैक्यूल पर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद जो हमारे पास आता है वो क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास है नहीं इसमें डायग्राम में, लेकिन आप जैसे ये देख सकते हैं ब्लू लाइसोसोम्स, इसी तरह के वैक्यूल्स होते हैं हमारी
सो अगर हम वैक्यूल की बात करें, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज का मतलब क्या है, ये ऐसे जैसे हमारी अब अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, अब पूरे सेल में छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये फ्लूइड क्या है, ठीक है, इसमें वाटर होता है, इसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, और जो फूड डाइजेस्ट होता है वो होता है, ठीक है, जो कि सेल से बाहर इन्हें भेजना होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे सेल से बाहर निकालते हैं। तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक फ्लूइड फिल कैविटीज होते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। इनका काम क्या है, इस सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, वो मौजूद होता है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है, वाटर इसके अंदर स्टोर हुआ होता है जो कि जरूरत पड़ने पर यूज भी किया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए होती ये उन्हें सेल से बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। तो ये काम किसका है, वैक्यूल का। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम डायग्राम में देखें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से बाउंड होता है। किससे बाउंड होता है, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डायग्राम में, इस तरह से फोल्ड्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, या ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन करवाता है हॉर्मोन्स की, और इसके अलावा जो अदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी, ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं हॉर्मोन्स की और सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की। हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, हॉर्मोन्स जो है ये केमिकल मीडिएटर कहें या हम क्या हम कहते हैं कि हॉर्मोन्स जो होते हैं ये डिफरेंट कामों में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी ग्रोथ में और भी डिफरेंट चीजों में, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये हार्मोन्स और दूसरे सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके उनमें हेल्प करते हैं उनके बनने में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ, ठीक है। जैसे आप देखें, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखें, कहाँ पर, अगर अंदर देखें तो अंदर से ये क्या है, स्मूथ है, लेकिन अगर हम इसे बाहर से देखें तो बाहर आपको ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। ये डॉट्स क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिन एरियाज में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, रफ होते हैं, और जहां पर नहीं होते वो क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स क्यों होते हैं, ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाते हैं, प्रोटीन के बनने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की प्रोडक्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि ये प्रोडक्शन करवाते हैं हॉर्मोन्स की और डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की। और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एरियाज तो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, रफ क्यों होते हैं, रफ एरियाज में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से वो रफ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अगर हम इसे डायग्राम में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इस तरह के पाउच होते हैं जिसमें फॉल्ट्स मौजूद होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारी बॉडी का पावर हाउस है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जैसे कि आपने देखा है ना कि एक एरिया की बात करें, वहां पर क्या होता है, पावर हाउस होता है जो कि पूरे एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो सेम माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। ये क्या कर रहा है, ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि सेल अपना काम
प्रॉपर तरीके से कर सके। अगर इसे कोई चीज़ की प्रोडक्शन करवानी है तो ये उसकी प्रोडक्शन करवाए। इसके अलावा अगर इसे कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करवानी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, तो उसमें ये हेल्प करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये पावर हाउस है और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक आप सबको सब समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, तो अब हमारे पास जो है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सबसे पहले तो न्यूक्लियस जो है सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप की बॉडी है जो कि सेल के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल को कवर किया है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह सेम न्यूक्लियस को भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है उसे कोई नुकसान ना हो। तो वो चीज कौन सी मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसने पूरे न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है। ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा क्या है? जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हम जो डीएनए आरएनए कहते हैं ना, वो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम ये है कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, जो क्या कर रहा है? पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर न्यूक्लिय अच्छा, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। आप डायग्राम में देख सकते हैं डीएनए। ठीक है, सो और बाहर हमारे पास ये पूरी जो हिस्सा बना है ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है, सो एक मरतबा इसका रिवीजन करते हैं सेल के बारे में। सेल, हमने आज सेल के बारे में पढ़ा। हमने क्या कहा था? सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके स्ट्रक्चर की बात करें वो किससे बने? सेल से बने। और जितने भी फंक्शन एक लिविंग थिंग की बॉडी में हो रहे हैं, एक लिविंग की बॉडी में हो रहे हैं, वो सब किसकी हेल्प से हो रहे हैं? सेल की हेल्प से हो रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड हमने बात की तमाम लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, ये इतने स्मॉल होते हैं सेल के, ये माइक्रोस्कोप के बगैर हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम इसे नेकेड आई से